सांख्य दर्शन में अब तक हमने बात करी थी प्रकृति और पुरुष के संबंध की। और प्रकृति जो है वह पुरुष के सानिध्य में किस प्रकार जो है उसमें गुणशोभ उत्पन्न होता है और विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, इस बारे में हमने अब तक चर्चा की थी। अब हम जो बात करेंगे वह यह है कि पुरुष और प्रकृति के संबंध का मूल्यांकन करने के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जो पुरुष और प्रकृति के संबंध में जो भी सांख्य दार्शनिकों ने तर्क दिए हैं, तो उनके तर्क में जो कमियां रह गई, जो कठिनाइयां रह गई, जिस कारण से विकासवाद का सिद्धांत हमें संतोषजनक प्रतीत नहीं होता, तो हम इसका अब समरी करने की कोशिश करेंगे, इनका मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत जो है वह कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो पुरुष और प्रकृति के संबंध का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि पुरुष और प्रकृति में जो संबंध बताया गया है वह अमान्य है। पुरुष और प्रकृति के संबंध को बताने के लिए जिन जिन उपमाओं की सहायता ली गई है वे विरोधपूर्ण प्रतीत होती है। पुरुष और प्रकृति का संबंध है अंधे और लंगड़े व्यक्ति की तरह नहीं है। अंधा और लंगड़ा दोनों चेतन और क्रियाशील है, परंतु पुरुष और प्रकृति में सिर्फ पुरुष क्रियाशील है। अंधे और लंगड़े दोनों का उद्देश्य जंगल से पार होना है, परंतु पुरुष और प्रकृति में से केवल पुरुष का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। लोहे और चुंबक का उदाहरण भी पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या करने में असफल है। लोहा और चुंबक दोनों निर्जीव और अचेतन है, परंतु पुरुष और प्रकृति में केवल प्रकृति अचेतन है, पुरुष नहीं। चुंबक लोहे को तभी आकृष्ट करता है जब कोई उसे चुंबक के समक्ष प्रस्तुत करता है, सम्मुख करता है। पुरुष तभी प्रकृति को प्रभावित कर सकता है जब कोई तीसरा सिद्धांत पुरुष को प्रकृति के सम्मुख उपस्थित कर सके। तो सांख्य पुरुष और प्रकृति को छोड़कर किसी वस्तु को मौलिक नहीं मानता, इसलिए वास्तव में ये संबंध जो है वह संभव नहीं है। पुरुष और प्रकृति के संबंध के द्वारा विकास को प्रयोजनात्मक बताने का प्रयास किया गया है। आलोचनात्मक दृष्टि से यह प्रयास असफल दिखाई देता है, क्योंकि प्रकृति में विकास होता है। प्रकृति स्वयं अचेतन होने के कारण विकास का प्रयोजन प्रमाणित नहीं कर सकती। अंधी प्रकृति का विकास भी यंत्रवत होना चाहिए, परंतु सांख्य ने प्रकृति और उसकी विकृतियों को सप्रयोजन बताया है। इसे प्रमाणित करने के लिए सांख्य ने कुछ उपमाओं का प्रयोग किया है जो अनुपयुक्त जान पड़ती हैं। कहा गया है कि जिस प्रकार अचेतन दूध गाय के स्तन से बछड़े के लिए बहता है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति चेतन पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए सृष्टि करती है। परंतु हम देखते हैं कि सांख्य यहाँ पे भूल कर जाता है। सांख्य की भूल हमें दिखाई देती है, क्योंकि जो है वह दूध जो है वह जीवित गाय से बहता है, और वह भी मातृत्व प्रेम या वात्सल्य से के कारण बहता है। इसलिए ये उपमा अचेतन प्रयोजनवाद की पुष्टि करने में असफल है। अचेतन प्रयोजनवाद के सिलसिले में यह कहा जाता है कि अचेतन प्रकृति क्रिया करती है और पुरुष भोगता है। यदि इसे माना जाए तो कर्म सिद्धांत का खंडन हो जाता है, क्योंकि प्रकृति कर्म करती है, इसलिए कर्म का फल प्रकृति को ही भोगना चाहिए। सांख्य ने पुरुष और प्रकृति को स्वतंत्र और निरपेक्ष माना है। यदि यह सत्य है तो दोनों का संसर्ग नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने कहा है कि उदासीन पुरुष और अचेतन प्रकृति का संयोग कराने में कोई भी तीसरा तत्व जो है वह असमर्थ है। इस प्रकार पुरुष और प्रकृति का संयोग जो है वह काल्पनिक प्रतीत होता है। यदि पुरुष और प्रकृति के संबंध का उद्देश्य भोग कहा जाए तो प्रलय असंभव हो जाएगा। यदि इस संबंध का उद्देश्य मोक्ष माना जाए तो सृष्टि असंभव हो जाएगी। पुरुष और प्रकृति के संबंध का उद्देश्य भोग और मोक्ष दोनों में किसी को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह व्याघातक जान पड़ता है। सच पूछा जाए तो सांख्य पुरुष और प्रकृति के संबंध को समझाने में असमर्थ रहा है।
इस असमर्थता का कारण जो है वो सांख्य का द्वैतवाद है। उसने पुरुष और प्रकृति को एक दूसरे से स्वतंत्र कहा। यदि प्रकृति और पुरुष को एक ही तत्व के दो रूप मान लेता तो इस प्रकार की कठिनाई सांख्य के सामने नहीं आती। इस प्रकार हमने सांख्य के दर्शन का जो मूल्यांकन है विकासवाद को देखा, और विकासवाद में जिस प्रकार की कठिनाई हमारे सामने आ गई थी, जो हमने आपत्तियां देखी, उनका वास्तव में कंक्लूजन या मूल्यांकन कैसे हम करेंगे, इसको हमने देखने की चेष्टा की थी।